है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति यानी बाहर के देशों के साथ, कौन से देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये डिसाइड करने को बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति क्या है, ये इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। What are we going to learn in this chapter? We have got introduced to the international system and its nature and the Cold War in the last century and its effects. देखिए, पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में सीखा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी है, कोल्ड वॉर यानी क्या था, उसके बारे में हमने सीखा है फर्स्ट चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस के, और उसके परिणाम क्या थे उसके बारे में भी पढ़ा है। We shall now get introduced to other related issues. Thus, we shall learn about the meaning of foreign policy factors that make an impact on it and the nature of India's foreign policy। देखिए, भारत की विदेश नीति के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। फॉरेन पॉलिसी मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ऑल कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, सभी देश, विश्व के सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी चीज के बारे में वो डिपेंडेंट है, कोई भी पूर्णतः इंडिपेंडेंट नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट नन ऑफ दीज कंट्रीज इज कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट एंड हेंस देयर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। देखिए, कोई भी देश पूर्णतः इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी ना किसी जरूरत के लिए उसे दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर सारे देश डिपेंडेंट होते हैं। ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी ऑफ बेनिफिशियल टू फ्यू कंट्रीज। देखिए, ये जो एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है, दूसरों पर जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसका फायदा केवल कुछ देश ना उठा सके, ये महत्वपूर्ण है। एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू एंश्योर दैट इट बेनिफिट्स एवरी नेशन। ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे सभी देशों को फायदा हो। Each country has to decide the nations with which it should be friendly, in which bloc it should participate or what position it should take in international relations। हर देश को अधिकार होना चाहिए कि अपने देश के प्रगति के लिए कौन से ग्रुप में जाना है, कौन से देश के साथ अच्छे बेहतर संबंध रखने हैं और कौन से देश के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, वो उसे डिसाइड करने का अधिकार होता है। Such decisions should be made thoughtfully। पूर्ण विचारतः वो निर्णय लेने चाहिए। The theoretical framework in which such decisions are taken is called foreign policy। तो ये जो पूरा विचार करके डिसाइड किया जाता है कि कौन से देश के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, उसको बोलते हैं विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी। Every sovereign and independent country decides its own foreign policy। हर एक स्वतंत्र देश जो पूर्णतः स्वतंत्र है, स्वयं प्रभु है, उस देश को अंतरराष्ट्रीय नीति बनाने का अधिकार होता है। Hence, in the discipline of international politics, which studies the international relations between nations, foreign policy has an important place। तो इसके कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति को काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। डू यू नो, व्हेन वी हैव टू स्टडी अ कंट्री इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी। किसी भी देश के बारे में अगर अभ्यास करना है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान के बारे में पढ़ना जरूरी है और उसकी विदेश नीति के बारे में पढ़ना आवश्यक है। नेशनल इंटरेस्ट। We have briefly understood what national foreign policy means। इस अभी तक हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। National interest and foreign policy are closely connected to each other। देखिए, देश हित, नेशनल इंटरेस्ट यानी देश का भला होना, देश हित और विदेश नीति ये एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज फॉस्टर्ड थ्रू फॉरेन पॉलिसी। देश का हित जो है, देश का भला जो है, वो किया जाता है विदेश नीति के तहत। Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning and significance of national interest। तो विदेश नीति पढ़ने से पहले हमें
देश हित किन बातों में है, नेशनल इंटरेस्ट किन बातों में है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। National interest implies the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded. National interest, देश हित मुख्यतः किसे कहते हैं, जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता, स्वयं प्रभुता जो है उसका रक्षण किया जा सके, दूसरों पर निर्भर होना कम किया जा सके। National interest also includes efforts to achieve our economic development and to take steps towards increasing our national power. देखिए, नेशनल इंटरेस्ट क्या किस में होता है, देश की आर्थिक शक्ति बढ़ाने का भी उद्देश्य होता है, आर्थिक विकास करने का भी उद्देश्य होता है, और हमारे देश की शक्ति बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर शक्ति बढ़ाने का भी उद्देश्य होता है। When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. जब देश के हित के बारे में विचार किया जाता है, देश के फायदा किस में है, देश का भला किस में है, ये सोचकर जब विदेश नीति बनाई जाती है, तब ये कहा जा सकता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, देश हित के बारे में सोच रहे हैं। इन दिस सेंस द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। देखिए, नीचे दिए गए बातों से नेशनल इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है। Defense, that is protection of our country's independence, sovereignty and integrity is the highest national interest. देखिए, डिफेंस, देश की सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है देश के स्वतंत्रता, सुरक्षितता जो है, अखंडता कायम रखने के लिए। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट, आर्थिक विकास देश का, ये भी महत्वपूर्ण है। An economically weak nation will not be able to maintain its independence. देखिए, जो देश इकोनॉमिकली वीक होता है, आर्थिक दृष्टया कमजोर होता है, वो देश कभी भी अपना स्वतंत्र तरीके से विदेश नीति नहीं बना सकता। जैसे हमारा नेबरिंग है कंट्री पाकिस्तान, दूसरों की भीख ले लेकर वो चलता है, पलता है इतने सालों से, तो दूसरे देश जैसा कहेंगे उसी तरीके से उसे बिहेव करना पड़ता है। चाइना के भीख पर पलता है तो चाइना उसे अपने मर्जी से नचाता है। Hence, economic development is understood to be an important national interest next only to defense. देखिए, डिफेंस के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये काफी महत्वपूर्ण बात होती है। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। Foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, उसके बारे में उसके हित के बारे में सोचकर विदेश नीति बनाई जाती है। नेशनल इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी द मीन्स टू अचीव इट। देखिए, देश हित ये हमारा फाइनल गोल होता है, यानी सबसे फाइनल उद्देश्य होता है। देश हित हासिल करना ये हमारा उद्देश्य होता है, और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, उसका जरिया, उसका रास्ता होता है वो अचीव करने का। जो गोल होता है नेशनल देश हित अचीव करने का जरिया होता है, रास्ता होता है विदेश नीति, एक यशस्वी विदेश नीति। गोल्स ऑफ नेशंस चेंज विद चेंजेस इन कंडीशंस एंड टाइम। देखिए, देश हित किन बातों में है, देश के जो उद्देश्य है वो कौन से है, ये परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार बदलते जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंजेस। तो देश हित किन बातों में है ये भी बदलते रहता है समय के साथ साथ और परिस्थिति के साथ साथ। These changes are reflected in the foreign policy, therefore foreign policy is always dynamic. देखिए, जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, जैसे जैसे समय बदलता है, उसके अनुसार हमारे देश हित किन चीज़ों में है वो भी बदलते जाता है, उसके अनुसार विदेश नीति भी बदलनी पड़ती है। तो फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनामिक, यानी बदलते रहती है, स्थिर नहीं होती, समय के अनुरूप बदलना पड़ता है। Let us discuss. Even though some changes happen in the foreign policy due to changing circumstances and times, foreign policies of some nations are based on some eternal principles. देखिए, परिस्थिति तो बदलते रहती है, समय बदलता रहता है, उसके अनुसार विदेश नीति बदली जाती है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक नियम होते हैं किसी भी देश के विदेश नीति के। जैसे पाकिस्तान जो है हमारा नेबर, उसका विदेश नीति का एक ही प्रिंसिपल है, यानी भारत का द्वेष करना, भारत की नफरत।
भारत का बुरा करना, बस यही उनका उद्देश्य है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन वैल्यूज लाइक इंटरनेशनल पीस, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी। हमारी जो विदेश नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शांति होनी चाहिए, मानवाधिकार जो है ह्यूमन राइट्स का संरक्षण होना चाहिए और पूरे विश्व की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स है। What provisions should be included in the foreign policy to achieve these values according to you? देखिए कौन से प्रिंसिपल लागू कर सकते हैं? जहां तक हो सके वॉर अवॉइड करना। अगर कोई बहुत ही हमें तकलीफ दे रहा है तो उसे उसी भाषा में उत्तर देना, ये आवश्यक है। लेकिन जहां तक हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना। Factors influencing foreign policy. Foreign policy decides what kind of relations to have with which country in the international system. देखिए विदेश नीति क्या डिसाइड करती है? कौन से देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। बट सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट फॉरेन पॉलिसी व्हाइल इट इज बीइंग डिसाइडेड। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट होती है डिसाइड करते समय। फर्स्ट, जियोग्राफिकल लोकेशन। हमारा विश्व में स्थान कहाँ पर है, कौन सी जगह पर हमारा देश बसता है, उस पर काफी विदेश नीति डिपेंडेंट होती है। यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपने जो है विश्व का मानचित्र यानी नक्शा देखा होगा। यू कैन सी द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी नेशन फ्रॉम दैट। किसी भी देश का स्थान आप पता कर सकते हैं उससे। Some countries are far away from other countries while there are several neighboring countries around some countries. देखिए कुछ देश जो होते हैं वो हमारे पड़ोसी देश होते हैं और कुछ दूर होते हैं। Some nations have a long coastline while some have a plenty of mineral wealth. कुछ देशों में बहुत लंबा समुद्र किनारा होता है, कुछ देशों में बहुत मिनरल्स होते हैं। ठीक है। In some, the size, population, topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. देखिए पॉपुलेशन कितनी है हमारे देश की, साइज कितनी बड़ी है, टोपोग्राफी यानी भू संरचना, जमीन की रचना कैसी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है। कोस्ट लाइन समुद्र किनारा कितना अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, इन सभी बातों का विचार करके हमें फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। जैसे देखिए हमारे देश में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। इसके कारण हमें जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, पर्टिकुलरली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हमारा काफ़ी पैसा भी खर्च होता है पेट्रोल खरीदने में। तो इसके कारण हमें उनके ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए जो है हम अभी ये डिसाइड किया है हमारे मोदी गवर्नमेंट ने कि 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाए जाएंगे पूरे देश में। तो इससे हमारा जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज पर जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हमारा काफ़ी पैसा भी बच जाएगा। सेकेंड, ये एक एग्जाम हो गया। सेकेंड, पॉलिटिकल सिस्टम। In a democratic political system, the nation's parliament plays a major role in evolving foreign policy. देखिए किसी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, देश की संसद जो होती है वो विदेश नीति बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। When different aspects come up for discussion in parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy by raising questions about the same. देखिए जब संसद में चर्चा होती है विदेश नीति के बारे में, तब जो अपोजिशन पार्टी होती है, विपक्ष, विरोधी पक्ष जो होते हैं, वो कई सारे प्रश्न उपस्थित करके फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करने में मदद करते हैं। Federal political systems have to take into account the inclinations of the constituent states while shaping foreign policy because the affairs in neighboring nations affect constituent states. देखिए जो केंद्र सरकार होती है उसको विदेश नीति बनाते समय जो है हमारे जो बॉर्डर लाइन के स्टेट्स होते हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, उनके विचार भी सोचने पड़ते हैं। जैसे अगर बांग्लादेश के साथ कोई विदेश नीति बनानी है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस करना पड़ता है। अगर श्रीलंका के साथ कोई विदेश नीति डिसाइड करनी है, बनानी है, तो तमिलनाडु के साथ भी चर्चा करनी पड़ती है। ठीक है। अगर म्यांमार के साथ डिस्कस करना है, विदेश नीति बनानी है, तो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ भी चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है।
For example, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect West Bengal and the northeastern Indian states. तो मैंने बताया आपको. Why should this be done? ये क्यों करना चाहिए? The peace and stability in the neighboring countries is as important as that within our own country. देखिए, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी राष्ट्र है, वहां पर भी शांति और स्थिरता रहना बहुत आवश्यक होता है ताकि हमारे देश में शांति रह सके. ठीक है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमारा एक भी पड़ोसी ढंग का नहीं है. Hence, India has to take efforts to create democracy in neighboring countries. तो भारत को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में एक स्थिर लोकतंत्र आना चाहिए, स्टेबल डेमोक्रेसी आनी चाहिए. थर्ड, इकोनॉमी. In modern times, the economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. देखिए, अर्थव्यवस्था, आर्थिक परिस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. जो आधुनिक काल है, अभी जो समय है, मॉडर्न पीरियड, उसमें विदेश नीति डिसाइड करते समय हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी महत्वपूर्ण है. As a result, the economy impacts foreign policy in two ways. First, foreign policy is shaped by the need to establish economic relations with other countries, import-export, participation in world trade, all aimed at strengthening the economy of the country. देखिए, विदेश नीति जो होती है वो हमारी आर्थिक आवश्यकताएं कैसी है, दूसरे कौन से देश से हमें क्या इंपोर्ट करना है, कौन से देश को क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, ये, और जो जागतिक व्यापार है, वैश्विक व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड है, उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और उससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था कैसे शक्तिवान होगी, कैसे स्ट्रेंथन होगी, ये देखना चाहिए. सेकेंड, in today's world the issues of economic security are as important as national security. देखिए, आज के ज़माने में जो है मुख्यतः युद्ध जो है मेनली बैटल ग्राउंड्स पर नहीं लड़े जाते, लेकिन आर्थिक दृष्टया आर्थिक निर्बंध लगाकर ट्रेड वॉर्स के द्वारा लड़े जाते हैं. तो इसके कारण इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है. A country is recognized to be powerful in proportion to the economic security it enjoys. देखिए, एक देश की शक्ति किससे गिनी जाती है, तो वो देश आर्थिक दृष्टया कितना शक्तिवान है और कितना सुरक्षित है. Countries having a strong economy are less dependent on others and they can have an independent foreign policy as well. देखिए, हमारा देश उदाहरण है, हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है. इसके कारण हम कई देशों के साथ पूर्ण स्वाभिमानता के साथ डील कर सकते हैं. लेकिन वहाँ हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, वो भीख मांगने पर डिपेंडेंट होता है. इसके कारण वो, उसके जो मालिक है भीख देने वाले, वो जैसा कहेंगे वैसा उनको करना पड़ता है. उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है. फोर्थ, नेशनल लीडरशिप. The president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister and the home minister have a role in deciding foreign policy. विदेश नीति डिसाइड करते समय हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे अर्थ मंत्री और हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ये सभी जो है आपस में मेल जोल रख के विदेश नीति डिसाइड करते हैं चर्चा करके. Do you agree? If yes, why? And if not, why not? Write in detail. So, in order to increase the economic power of the nation, instead of focusing on elevation of poverty, effort should be made to increase the wealth and buying capacity of the people. देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि गरीबी, अगर देश को इकोनॉमिक पावर बनना है, अगर देश को एक आर्थिक सुपर पावर बनना है, तो गरीबी हटाने से अधिक महत्व किसे देना चाहिए, तो देश की पूरी संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए और देश लोगों की खरीदने की क्षमता जो है वो कैसे बढ़ाई जाए. देखिए, जब देश की पूरी संपत्ति बढ़ेगी तब देश में गरीबी भी कम होते जाएगी. ठीक है, और बाइंग कैपेसिटी यानी देश लोगों की जैसे खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये किसका सिंबल है, जब लोगों की गरीबी कम होगी तभी लोगों की खरीदी करने लगेंगे ना वो. तो ये आवश्यक है कि देश की संपत्ति बढ़े और देश लोगों की खरीदी करने की क्षमता बढ़े.
The persons holding these positions try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. जो ये जो पदस्थ है, इन पदों पर जो है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह, विदेश मंत्री, ये सब क्या करते हैं, विदेश नीति में एक कंटिन्यूटी यानी एक कंटिन्यूटी रखने की प्रयास करते हैं। यानी बीच में किसी देश के साथ हम अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, फिर बीच में ही खराब कर रहे हैं, फिर भी बाद में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। इसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू कॉन्ट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, यानी किसी भी देश के साथ ना मित्रतापूर्ण संबंध ना शत्रुतापूर्ण संबंध, ये जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया। नॉन अलाइनमेंट के बारे में अगर आपको पता करना है तो फर्स्ट चैप्टर में देखिए पॉलिटिकल साइंस के। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू इंप्रूविंग साइनो इंडियन रिलेशंस। जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने भारत और चीन के साइनो इंडियन यानी भारत और चीन के संबंध बेहतर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंप्लीट द लिस्ट बाय राइटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉलोइंग लीडर्स। फॉर एग्जांपल, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद एग्रीमेंट। देखिए यहां पर प्रधानमंत्रियों का नाम दिया है और उन्होंने कौन से एग्रीमेंट्स किए इंटरनेशनल, उसके बारे में फिल इन द ब्लैंक करना है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद एग्रीमेंट किया। यह एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जब युद्ध हुआ था, तब शांति स्थापित करने के लिए ताशकंद नाम के शहर में सोवियत यूनियन के ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। और वो एग्रीमेंट साइन करने के उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी हत्या की गई थी। फिर है इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट किया 1973 में। जो है 1973 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था 1971 का, उसके बाद जो वॉर प्रिजनर्स हमने पकड़े थे, पाकिस्तानी सैनिक 90,000 पकड़े थे हमने, तो उनको हमने सौंप दिया गया था पाकिस्तान को। तो ये शिमला एग्रीमेंट में हुआ था। फिर राजीव गांधी ने इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड किया था, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में शांति समझौता जो है, पीस शांति सेना भेजी थी श्रीलंका में। जो सिविल वॉर शुरू हुआ था वो कम करने के लिए। इसके कारण हमारे 1200 सैनिक मारे गए विदाउट एनी रीजन। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी वहां पर सेना भेजने की, लेकिन ऐसा हो गया उनके गलती के कारण। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जो है आगरा समिट हुई थी, जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में आगरा में समिट हुई थी, वहां पर एग्रीमेंट किया गया था। फिर नेम द प्राइम मिनिस्टर हु फॉलोड दीज पॉलिसीज। जो ये पॉलिसीज दी गई है, ये नीतियां, वो किसने शुरू की, ये पूछा गया है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की। लुक ईस्ट यानी जो पूर्वी देश है हमारे, जैसे म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, इन देशों की तरफ ध्यान दो, ऐसा था। इन्होंने सिर्फ ध्यान ही दिया। बाद में मोदी जी ने आकर लुक ईस्ट को चेंज करके एक्ट ईस्ट यानी पूरब के देशों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है, एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट को चेंज कर दिया मोदी जी ने और एक्ट ईस्ट किया। फिर एफर्ट्स टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने का जो पॉलिसी है, वो हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नीति है। फिर फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स एटसेट्रा आर द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग फॉरेन पॉलिसी। देखिए, विदेश नीति जो होती है वो केवल मंत्री नहीं डिसाइड करते, जैसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, यही लोग नहीं डिसाइड करते। इनमें कौन कौन से और भी अधिकारी होते हैं, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री को सलाह देने वाले जो सचिव होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी, आईएफएस ऑफिसर होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, वो
फिर एम्बेसीज, अलग अलग देशों में जो हमारा दूतावास होता है वहां पर जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं उनसे भी सलाह की जाती है। वहां पर जो हमारे राजदूत होते हैं उनसे चर्चा की जाती है। डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स यानी राजनयिक अधिकारी यानी कौन से देश के साथ कैसे निगोशिएट करना है, कैसे चर्चा करनी है, ये चर्चा करने वाले डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स होते हैं। उन सभी से चर्चा करके जो है बाद में विदेश नीति डिसाइड की जाती है। इन्हें बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स यानी प्रशासनिक फैक्टर्स, यानी जो परमानेंट होते हैं ऑफिसर्स जो होते हैं, यानी फॉरेन सेक्रेटरी हो या जो हमारे एम्बेसडर्स हो या डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हो, जो आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे परमानेंट होते हैं। सरकारें बदलती रहती है लेकिन ये ऑफिसर्स परमानेंट रहते हैं। तो उनसे चर्चा करके ही विदेश नीति डिसाइड की जाती है, उनकी सलाह के बाद। उन्हें बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। Even though the final decisions about foreign policy are taken by the Prime Minister and the Minister of External Affairs, the administrative machinery helps to arrive at that decision। देखिए, फाइनल डिसीजन जो है, अंतिम निर्णय जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, विदेश मंत्री के हाथों में होता है, लेकिन ये वो दोनों भी इनके सलाह से काम करते हैं। ठीक है, इन अधिकारियों के सलाह के बाद ही वो योग्य निर्णय पर आते हैं। The administrative officers collect information needed to shape the foreign policy, analyze it and give appropriate advice based on it। देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और जो है उसके बाद एक ठीक जो है उचित सलाह देते हैं मंत्रियों को, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को, और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो कंप्लीट्स दिस टास्क। जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, यानी अभी जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत डोवल, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है, भारत के जेम्स बॉन्ड कहते हैं उन्हें। तो उनकी भी सलाह ली जाती है। व्हाट डू यू डू? यू आर वर्किंग एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। विदेश सचिव यानी विदेश मंत्री के सर्वोच्च सलाहकार होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ऑन अ विजिट टू चाइना एज अ फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। व्हाट टॉपिक्स विल यू सजेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर डिस्कशन? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री चीन के यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप अगर विदेश सचिव है तो आप क्या सलाह देंगे, ये पूछा है। देखिए, चीन के साथ हमारे संबंध यानी चीन तो बहुत चालबाज देश है, तो हमारे चीन के साथ जो सीमा विवाद है, जैसे चीन ने हमारा इलाका कब्जा किया हुआ है, नेहरू के समय जो वॉर हुआ था 1962 में, तब आ गया, तो वो इलाका कैसे वापस लेना है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अक्साई चीन नाम का, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम गोस्थान है, गोस्थान। तो गोस्थान एरिया को वापस कैसे लिया जा सके। फिर तिबेट पर कब्जा किया हुआ है चीन ने, वो कैसे स्वतंत्र किया जा सकता है, ऐसा हम चर्चा कर सकते हैं, ऐसा सलाह दे सकते हैं। अगर आप विदेश सचिव है तो प्रधानमंत्री को ये सलाह दे सकते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। After taking this preliminary information about foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy। देखिए, अभी तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन ली हमने विदेश नीति के बारे में, अभी हम भारत के विदेश की नीति के बारे में सीखते हैं। India got independence in 1947 and from then onwards we started shaping our foreign policy independently। देखिए, स्वतंत्रता मिलने से पहले तो हमारा विदेश नीति वगैरह सब कुछ ब्रिटिश ही डिसाइड करते थे, लेकिन 1947 में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमने जीती स्वतंत्रता, तब जो है हमारी विदेश नीति हम स्वयं बनाने लगे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव लेड डाउन गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू शेप फॉरेन पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस दी गई है कि किस आधार पर हमारी विदेश नीति बनाई जानी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ले डाउन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51 आर्टिकल 57 के अनुसार उसमें बताया गया है कि हमारे देश की विदेश नीति किन, उसकी बेसिक फ्रेमवर्क दी गई है, उसके बेसिक फाउंडेशन, उसका आधार।
According to it, India should give priority to safeguard international peace and security and resolve our international problems and disputes by peaceful means. देखिए इसमें ये बताया गया है कि भारत जो है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सपोर्ट करना चाहिए भारत ने, और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, हमारे जो झगड़े हैं दूसरे देशों के साथ, वो शांतिपूर्ण तरीके से मानने चाहिए जहां तक हो सके वहां तक। अगर दूसरा देश भी दादागिरी कर रहा है तो उसे उसी के भाषा में बोलना चाहिए। ऐसे हमारे अभी के प्रधानमंत्री ने नीति अपनाई है। The objectives of our foreign policy should be to maintain friendly relations with other nations and respect international law. हमारे देश की विदेश नीति ये रही है, अभी भी यही है कि दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो अधिनियम है, कानून है, उनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। India's foreign policy till now has been developed in this framework. अभी तक तो भारत की विदेश नीति इसी आधार पर हम अभी तक जो है डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी थी हमारी 2014 तक, यानी हम पर हमें कोई छेड़ता था और बाद में हम धीरे धीरे रिस्पांस देते थे या नहीं देते थे। लेकिन अभी जो है 2014 के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव हो चुकी है, यानी हम दूसरों को, जैसे हमारे नेबर्स है पाकिस्तान जैसे या चाइना जैसे, तो उनको जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अगर हमें यानी कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो ये जो है ये बदलाव आया है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण। अभी देखिए आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या बताया गया है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना चाहिए। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी सभी देशों के साथ न्यायपूर्ण और आदरता पूर्वक संबंध रखने चाहिए। देखिए मोदी जी ने यह कहा था कि न आंख झुकाकर न आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। Foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another. देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनका पालन किया जाना चाहिए, जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जो समझौते किए गए हैं, उनका भी पालन किया जाना चाहिए। ये भी है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर कोई झगड़े है, अगर कोई विवाद है तो मध्यस्थतापूर्ण, यानी किसी की मध्यस्थता लेकर, किसी को सहायता लेकर जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो झगड़े सॉल्व करनी चाहिए जहां तक हो सके वहां तक। ठीक है। मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है उनके बारे में देखेंगे हम, और कौन से उद्देश्य है। While maintaining friendly relations with neighboring countries, ensure that the defense and security of India is not affected. देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने हैं और उसी के साथ हमारे देश के सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। Not to compromise about the geographical boundaries of the nation. देखिए हमारे जो देश की अखंडता है, हमारे देश की जो सीमा है, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। देखिए हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सिटीजन्स लिविंग इन अदर कंट्रीज। देश के भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहते हैं उनकी भी चिंता करनी है, उनका भला किस में है वो भी सोचना है। देखिए अभी कई सारे मिशंस किए हैं, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जब कोरोना का समस्या थी तब बहुत से विदेशी नागरिकों को भारत में लाया गया है स्पेशल फ्लाइट्स भेजकर, तो ऐसे भी काम करने पड़ते हैं। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल्ड बाय द इंडियन एम्बेसीज देयर। तो उस विदेशों में जो भारतीय दूतावास होते हैं, जो एम्बेसडर्स के ऑफिस होते हैं, एम्बेसीज, वहां पर उनकी मदद से ये काम किया जाता है। टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज फॉर अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए दूसरे देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाना ताकि भारत का आर्थिक विकास हो सके। A review of India's foreign policy. We shall take a review of India's foreign policy in 2 stages. भारत की विदेश नीति का हम 2 स्टेजेस में अभ्यास करेंगे।
The period from independence to 1990 can be considered as the first stage. Second stage would be from 1990 till date. देखिए स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 1990 तक, मतलब 1947 से लेकर 1990 तक एक स्टेज, और 1990 से लेकर अभी तक दूसरी स्टेज। 1990 ही क्यों? क्योंकि 1990 में हमने देखा पिछले चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस के कि हमारा जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ 1991 में, तो इसके कारण 1990 एक बॉर्डर खींचे। उसके बाद हमारा बहुत बदल गया फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द अर्ली पीरियड। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनके प्रधानमंत्री काल में विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखा था। ही अपोज कॉलोनियलिज्म थ्रू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने जो है, हमें तो स्वतंत्रता मिली थी लेकिन बहुत से ऐसे देश थे विश्व के, जैसे अफ्रीकन देश थे, उनको अभी स्वतंत्रता प्राप्त होना बाकी था, तो उनको स्वतंत्रता मिलने में भी काफी प्रयास किया भारत ने। ही टूक एन इंटरनेशनलिस्ट पोजिशन एंड गिव प्रायोरिटी टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। तो उन्होंने वैश्विक शांति और सुरक्षा को काफी महत्व दिया, यानी इतना महत्व दिया कि अपने देश की सुरक्षा खतरे में डाल दी, लेकिन शांति को महत्व दिया उन्होंने। 3 थिंग्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन दिस पीरियड। कौन से 3 बातों का जो हमारे विदेश नीति पर प्रभाव था वो देखेंगे उस समय। First, we made an effort to understand all international events and developments independently without any pressure from any power। देखिए हमने ये शुरू किया कि किसी भी बाहरी देश के दबाव में आए बिना अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को फेस करना शुरू किया। Peace has always been a central feature of India's foreign policy। शांति ये भारतीय विदेश नीति के काफी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। Second, the threats from China and Pakistan were also taken into account। तो चीन से भी हमें खतरा था, पाकिस्तान से भी खतरा था, वो भी सोचा गया लेकिन इतना नहीं सोचा गया। यानी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इग्नोरिंग पॉलिसी के कारण, बेफिक्री के कारण हमारा जो एरिया आज चाइना के कब्जे में है। हमारे आर्मी चीफ ने उस समय के बहुत बार वार्न किया था हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया और हम वो 1962 का वॉर हार गए चाइना से। एक्चुअली हमारी आर्मी बहुत शूरवीर थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी प्राइम मिनिस्टर, वो उनके बेफिक्री रवैया के कारण ऐसा हो गया। थर्ड, वन मोर फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट दिस टाइम वॉज द इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस। यानी दूसरों पर डिपेंडेंस कम करना, इस पर भी महत्व दिया गया। इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद कंट्रीज इन एशिया। शुरुआत में भारत ने आशिया के दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर करने को महत्व दिया। Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact। जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने का डिसाइड किया गया, ताकि हमारा स्वतंत्रता जो मिली है हमें उसका संरक्षण किया जा सके। दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट लेटर एक्सपांडेड टू इंक्लूड अफ्रीका एज वेल। शुरुआत में सिर्फ एशिया कंसिडर किया गया, लेकिन बाद में अफ्रीका भी इसके अंदर आया। But some Asian African countries participated in the military pacts led either by America or the Soviet Union। लेकिन जो दो गुटों में विश्व बटा हुआ था, जैसे रशियन ग्रुप और अमेरिकन ग्रुप, तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने अमेरिकन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कुछ देशों ने जो है सोवियत यूनियन यानी रशियन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। इसके कारण वॉर लाइक सिचुएशन ही बढ़ने लगी, कोल्ड वॉर बढ़ने लगा, लेकिन और रीजनल डेवलपमेंट जो है कम होने लगा। आफ्टर these countries of Asia and Africa which did not participate in these military pacts supported the concept of non-alignment। लेकिन जो ऐसे देश थे जिनको दोनों ग्रुप में नहीं जाना था, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट यानी अलिप्ततावाद, यानी हम अमेरिकन साइड में है, ना हम रशियन साइड में है, हम किसी के साइड में नहीं है, ना किसी के दुश्मन है, ऐसा अलग से ग्रुप बनाया गया, उसे बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट।
पीस एंड फ्रीडम बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइंड पॉलिसी। तो शांति और स्वतंत्रता ये बेसिक प्रिंसिपल बने उसके नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के। इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। हमारे जो पड़ोसी देश थे उनके साथ हमारे युद्ध हुए काफी। वॉर्स हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कश्मीर क्वेश्चन इन 1947, 48 एंड 1965. In the third war that happened in 1971, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. तो 47-48 में भी पाकिस्तान ने अटैक किया था कश्मीर पर। 65 में लाल बहादुर शास्त्री बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बिल्कुल लापरवाही नहीं की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और जो 1971 में वॉर हुआ था उस समय पाकिस्तान के टुकड़े होकर बांग्लादेश नया देश बनाया गया। In the decade of the 1970s, there came about some stability in India's foreign policy. 70 के दशक में थोड़ी सी स्थिरता आ गई भारत के विदेश नीति में। India had risen as a powerful regional power in South Asia. भारत एक दक्षिण एशिया में एक रीजनल पावर के तौर पर उभर कर आया। By conducting nuclear tests in 1974, India had also proved her nuclear capability. भारत ने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करवाए और हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी सिद्ध की। From 1980, however, some changes began to take place. In order to increase cooperation among South Asian countries, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) was established. तो धीरे धीरे बदलाव आने लगा। 1980 के बाद सार्क ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी स्थापना हुई। इंडिया इनिशिएटेड अ डायलॉग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना। चीन के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए भी हमने उनके साथ वार्ता शुरू की। इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंटरैक्शन विद अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा के विषय में सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ हमने चर्चा शुरू की। फर्स्ट स्टेज 1947 to 1990, इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, कोल्ड वॉर यानी एक्चुअल वॉर नहीं होता लेकिन वॉर कभी भी हो सकता है, ऐसी टेंस सिचुएशन होती है हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसे बोलते हैं कोल्ड वॉर। वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कभी भी वॉर शुरू हो ऐसी, तो उसे बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना ली, यानी ना हम किसी के दुश्मन है ना किसी के दोस्त है। एज ए रिजल्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विथ ऑल नेशंस एंड टू टेकिंग द हेल्प रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो इसके कारण क्या हुआ, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया गया। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स। नॉन अलाइनमेंट के कारण हमें दोनों ग्रुप से जो है एड मिल सकी शुरुआत में। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस। भारतीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए काफी स्ट्रेस था, हमारे इकोनॉमी पर भी था, टेक्नोलॉजी पर भी था। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉज इम्पोर्टेड। तो इसके कारण हम टेक्नोलॉजी, आधुनिक तंत्रज्ञान जो था वो इम्पोर्ट करते थे। सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी हेल्प इंडिया in this matter. In these periods, India had to face some challenges. These included the conflict with Pakistan, creation of Bangladesh and conflict with China. पाकिस्तान के साथ युद्ध, बांग्लादेश की निर्मित, चीन के साथ युद्ध। India proved her nuclear capability by conducting nuclear tests in 1974. Contribution of Nehru to India's foreign policy. उनका क्या contribution रहा? His stand was that India should independently understand the global or international affairs. उनकी ये भूमिका थी कि भारत जो है स्वतंत्रता पूर्वक अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की तरफ देखना चाहिए, ना कि किसी एक ग्रुप में इन्वॉल्व होके, अमेरिकन ग्रुप में या रशियन ग्रुप में ना इन्वॉल्व होके अपने नजरिए से देखना चाहिए। He followed up with the policy of peace. शांतिपूर्ण चर्चा हर किसी के साथ, ये उन्होंने डिसाइड किया। सेकेंड स्टेज 1991 टिल डेट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड डायनामिक इन द सेकेंड स्टेज। 1991 के बाद दूसरी स्टेज में भारत की जो विदेश नीति है वो और भी डायनामिक हो गई, बदलती गई।
ठीक है। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द प्रायोरिटी नो लॉन्गर रिमेन टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस। कोल्ड वॉर जो है 91 में समाप्त हो गया, उसके बाद हमारी विदेश नीति में काफी बदलाव आया और फिर न्यूट्रल रहने की इतनी आवश्यकता नहीं रही। Several other dimensions like economy, trade, education and technology got included in foreign policy। तो विदेश नीति में कई सारे और भी चीजें इन्वॉल्व हो गई, जैसे अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, तंत्रज्ञान वगैरह। आफ्टर 1991 इंडिया reduced the government controls over the economy and adopted the free market policy। 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, लिबरलाइजेशन शुरू किया, यानी हमारी इकोनॉमी पर, हमारे फैक्ट्रीज पर वगैरह जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, नियंत्रण था शासन का, वो काफी कम किया और हमने प्राइवेटाइजेशन को महत्व दिया। नेचुरली देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड विद नेबरिंग कंट्रीज। धीरे धीरे पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार बढ़ने लगा। आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। एफर्ट्स बिगन टू बी मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। धीरे धीरे हमारा अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है उसका दर भी बढ़ने लगा। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी जीडीपी बढ़ने का जो रेट होता है, जीडीपी यानी टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी पूरे देश का जो इनकम होता है वो हर साल कितना बढ़ते जा रहा है, देश की पूरी संपत्ति जो है वो हर साल कितने % से बढ़ रही है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। प्रिपेयर द चार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान। इनका आप इंटरनेट से बना सकते हैं। इन द डिकेड आफ्टर 1990 आवर रिलेशंस विद द साउथ एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एटसेट्रा बिकेम स्ट्रॉन्गर। 1990 के बाद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन गए। आवर ट्रेड एक्सचेंज विद इजराइल, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन इंक्रीज। इन देशों के साथ भी हमारे व्यापारी संबंध बढ़े। इंडिया बिगन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशंस एट द इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल्स मोर देन बिफोर। पहले हम अकेले अकेले रहते थे, किसी के साथ मिक्स नहीं होते थे। बाद में 91 के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी पार्टिसिपेट होने लगे और रीजनल संगठनों में भी पार्टिसिपेट होने लगे। फॉर एग्जाम्पल G20 यानी विश्व के सबसे शक्तिशाली जो पावरफुल 20 देश है 20, उनके ग्रुप ऑफ 20 दैट इज G20 एंड ब्रिक्स दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का समिट हुई थी 2016 में भारत में, तो उसका लोगो ये था, देखिए कमल के फ्लावर से, हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, तो उससे ये लोगो बनाया गया था। और ये जो कलर्स है ये हर एक देश के झंडों से आते हैं। Let's do it. There are a lot of similarities between India and America. For example, both are democracies. Find more such similarities and prepare a project on it. देखिए, अमेरिका जो है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है और इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और इंडिया जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दोनों डेमोक्रेसीज है, ऐसी बहुत सी सिमिलरिटीज है दो देशों के बीच में। Our relations with America strengthened, mutual trust grew, India status rose in the international community। धीरे धीरे अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशंस बेहतर होते गए, परस्पर आपसी विश्वास बढ़ता गया। फिर जो है भारत का जो प्रतिष्ठा है, इज्जत बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता पर। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो है परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो भी भारत की विदेश नीति का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यू मस्ट हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। देखिए, आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो having understood the importance of nuclear power, India undertook the nuclear energy program immediately after independence। न्यूक्लियर एनर्जी का इंपॉर्टेंस पता होने के बाद, हमने स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद होमी भाभा के लीडरशिप के अंदर, अध्यक्षता के अंदर जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने का प्रयास किया शुरू। तो
For this we established the Department of Atomic Energy and Indian Atomic Energy Commission. The first commission was Dr. Homi Bhabha. ठीक है. Even through electricity generation was the main purpose behind this program. It also aimed at creating military capability. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो उद्देश्य था ही, लेकिन हमारा सुरक्षा के लिए भी जो है प्रयास करना, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाना, ये भी हमारा प्रयास था. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974. 1974 में हमने पहली न्यूक्लियर टेस्ट करवाई. इंडियन बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998. तो भारत पर काफी दबाव था ये न्यूक्लियर टेस्ट ना करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उस समय के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी के दबाव में ना आए बिना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाए और हमें एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया. ये काफी महत्वपूर्ण घटना है हमारे एज ए सुपर पावर राइज करने के चीज में. We have also made missiles carrying nuclear weapons and the Air Force and Navy have been enabled for carrying them. हमने अग्नि मिसाइल बनाई है, पृथ्वी मिसाइल बनाई है, ऐसे कई सारे मिसाइल्स बनाए हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकते हैं. और हम एयरफोर्स मतलब न्यूक्लियर ट्रायड है हमारे यहाँ, यानी हम हवा से भी न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ सकते हैं, भूमि से भी छोड़ सकते हैं और पानी के अंदर से भी. अगर किसी ने हमारे पूरे देश पर न्यूक्लियर वेपन्स अटैक कर दिया, और समझिए अगर हमारे देश के सारे न्यूक्लियर जो स्टेशन है वो समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं, तो हम सबमरीन से भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकते हैं उन देशों पर. तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड यानी 3 जगहों से छोड़ सकते हैं. तो ये ऐसे 4-5 ही देश हैं. डू यू नो न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव. देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु हथियार जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होते हैं. Hence it is necessary to make consistent efforts so that they are never used. हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि इनका प्रयोग कभी ना किया जाए, क्योंकि ये जब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है तब कोई भी देश जीतता नहीं है ना हारता है, दोनों साइड्स हार जाती है क्योंकि विनाश इतना होता है. 2 treaties have been made up to stop the spread of nuclear weapons. तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार कम करने के लिए 2 अंतरराष्ट्रीय समझौते बनाए गए हैं. फर्स्ट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NNPT और दूसरी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT. तो ये जो 2 ट्रीटीज है, जो समझौते हैं, उन पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो है कुछ देशों को अलाउ करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स रखने के लिए, लेकिन हमारे देश को अलाउ नहीं करते. इसके कारण हमने इस पर साइन नहीं किया. The conditions of both these treaties are of benefit to big nuclear powers and they put unfair restrictions on developing countries. Hence India has not signed either of these treaties. भारत के साथ भेदभाव करती है ये ट्रीटी, इसके कारण हमने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया. Let us do it. The number of countries making nuclear weapons is growing. Prepare a statement from your class to stop the proliferation यानी प्रसार of nuclear weapons, फैलाव. Try to get it published in a newspaper. तो न्यूक्लियर वेपन्स के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसका क्या बुरे परिणाम होते हैं, उस पर आपको एक पेपर बनाना है, लिखना है ऐसे की तरह, और वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का प्रयास करना है. ठीक है. India is now a country which has nuclear weapons. We have accepted the role of a responsible nuclear power. तो हमने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति का रोल सिद्ध किया है. हमने ना किसी को चोरी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कभी नहीं दी, ना हमने किसी पर न्यूक्लियर अटैक किया है. ठीक है. चाइना ने चोरी से पाकिस्तान को दिया है न्यूक्लियर वेपन्स, उन्होंने चुरा कर अपना लिए, और पाकिस्तान हर 2 दिन बाद न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है. तो पाकिस्तान एक काफी इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, और चाइना भी काफी इरिस्पॉन्सिबल है. लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड बहुत ही स्वच्छ रहा है इस बारे में. हम एक बहुत ही जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है. इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट बिकॉज इट इज इन इंडियाज पोजिशन
दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। भारत ने हमेशा निशस्त्रीकरण यानी वेपन्स की मात्रा कम होनी चाहिए विश्व में, इसका समर्थन किया है ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। Having taken off a survey of foreign policy in this way, we are going to study India's defense system. अगले चैप्टर में हम भारत के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया